चलिए गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th के मतलब इतना ज्यादा महत्वपूर्ण मैथ के ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए और शायद हमको विश्वास है कोई भी विद्यार्थी को मैथ में जितना डर रहता है और सबसे ज्यादा मैथ ही पढ़ता है और डर उसको मैथ में ही रहता है। और हमको लगता है यदि आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा आपका मैथ का डर समाप्त हो जाएगा। हम ज्यादा कुछ कहेंगे ना, चलते हम वीडियो में, है ना। मैथ क्लास 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव, बस यही आपको पढ़ना है, दूसरा आपको कुछ ही भी नहीं पढ़ना। जितना इस वीडियो का हम ऑब्जेक्टिव सीरीज बना रहे हैं ना, बस इसी को देखना है। और हम लोगों का जो लक्ष्य है ना, बिहार बोर्ड में फर्स्ट रैंक लाना ही हम लोग का प्राथमिकता है। और स्वाभाविक बात है, आप यदि कोई भी काम करो, आप चप्पल सियो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा दुनिया में सबसे पहले यदि चप्पल सीने वाला का नाम है तो आपका आना। समझ में आ गया कि ना। हर काम में काम करो। देखो स्टार्टअप में आपका पहले स्थान आए चाहे नहीं, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन एक दिन मेरा नाम फर्स्ट पे आना चाहिए। समझ में आ गया, उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोगों का जो लक्ष्य है वो फर्स्ट रैंक है। बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों का लक्ष्य बिहार बोर्ड में पहला स्थान लाना। कपड़ा यदि धोएंगे ना, यदि किसी का शादी होगा तो कपड़ा धोने में मेरा ऑर्डर होना चाहिए, सीधा सा बात है। बुक पढ़ रहे हैं ना, तो बुक पढ़ने में यदि कहीं पे कुछ होगा तो पहले हमको ऑर्डर आना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं गया। हम लोग यही लक्ष्य लेकर के चले, कोई भी कोई काम करेगा वहां पे फर्स्ट रैंक के लिए हम लोग को मेहनत करना है। चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या कहता है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौ 119 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। देखिए यदि ऑब्जेक्टिव है, इसको हमको ऑब्जेक्टिव की तरह ही बनाना है, ज्यादा लंबा नहीं लेकर के जाना, शॉर्टकट में बनाना है। समझ में आ गया। तो आपको शायद पता होगा, दो संख्याओं का गुणनफल यानी एक संख्या ए है और दूसरा संख्या बी है, दोनों का गुणनफल आपको एक पता होगा फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दोनों संख्या का गुणनफल जो होगा वो एचसीएफ गुना एलसीएम होगा। शायद आपको यह फॉर्मूला पहले से पता होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। और हम लोगों के पास एक चीज है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है बउआ 2166, दो संख्याओं का गुणनफल हमको पहले से दे दिया है 2166, ठीक है। और कहता है एवं उनका मौ 100 का मतलब होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मौ 100 का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तन यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ है 90, तो उसका एलसीएम ज्ञात करना है। यानी एचसीएफ दे दिया है कितना 90, निकालना क्या है एलसीएम। एचसीएफ कितना दे दिया 90, निकालना क्या एलसीएम। तो इसको यहाँ पे गुना में है तो इसको कहाँ पे लाना है बउआ, भागा में लाना है ना 19 को। अब उधर क्या रह गया एलसीएम। अब इसको कटा दीजिए थोड़ा सा, 19 वन जा 19, 2 बच गया, 19 वन जा फिर 19, फिर देखिए 7 6 76, 19 चौक 4 बार में 19 4 जा 76। एलसीएम कितना निकल गया 114। एलसीएम कितना निकल गया 114। अब आप खोज लो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे 114, आपको लगेगा बी नंबर में, शायद आपको बनाने के लिए आग होगा। और ई ऑब्जेक्टिव एगो पूछेगा ही पूछेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएगा ना, उसको नहीं रोक पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछता ही पूछता, याद रखिएगा। क्या, तो आप आराम से समझ गए होंगे, दो संख्याओं का गुणनफल जब भी दिया रहेगा तो उसमें से एचसीएफ या एलसीएम आप आसानी से निकालोगे। दूसरा बात, यदि एचसीएफ और एलसीएम दे देगा और पहली संख्या दे देगा तो दूसरी संख्या भी आराम से निकल। खैर चलिए अब आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या कह रहा है वो क्वेश्चन नंबर 2, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। सबसे पहले जानो अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या होता है जिसका कम से कम दो फैक्टर हो, ना तो उससे कम हो ना तो उससे ज्यादा हो। समझ में आ गया कि नहीं गया। कम से कम दो होना चाहिए। जैसे आपको बताते हैं, दो में देखिए दो किसके किसके टेबल में आता है, एक के टेबल में और एक दो के टेबल, इसके अलावा किसी में नहीं आता। लेकिन यदि एक की चर्चा करें, एक केवल एक के टेबल में आता है, इसलिए कभी भी अभाज्य नहीं होगा। बात समझ में शायद आ गया होगा। दो अभाज्य होगा क्योंकि इसका फैक्टर दो है। तीन देखिए अभाज्य होगा, तीन क्या होगा अभाज्य होगा, एगो एक है और एक तीन है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता इसका। जिसका केवल और अधिकतम दो फैक्टर होगा वो अभाज्य होगा। इसके अलावा दो से ज्यादा या दो से कम होगा तो कभी भी अभाज्य नहीं होगा। चार को ले लेते हैं। अब एक बात बताओ बुआ, चार में देखो एक से लग रहा है, दो से लग रहा है, चार से लग रहा है, नहीं तो तीन हो गया, तो कभी भी चार अभाज्य नहीं होगा। बात समझ में आया। उसका कम से कम दो फैक्टर, अधिकतम से अधिकतम दो फैक्टर होना चाहिए। तो दो और तीन, अब दो अभाज्य संख्या आ गया मेरे पास। अब इसका एचसीएफ निकालिए, तो क्या निकल करके आ रहा है, जल्दी से बताइए आप। देखिए एचसीएफ निकाल दिए बउआ। जब भी हम लोग दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ निकालेंगे वो निकल करके कितना आएगा, याद रह गया कि नहीं रह गया, कैसे निकाले कि नहीं निकाले।
तो एक आ गया, कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए में एक आंसर है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम देखिए डिफिनेशन को ही क्लियर कर देते हैं, क्योंकि आप किसी का निकाल लोगे। समझ में आ गया। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी अगला में, एकदम आसानी से आप समझते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है हम लोगों का, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या। अब हमको चूज करना, चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर, इसमें से अपरिमेय को चूज करना। अब एक बात देखो, अपरिमेय 3 या 4 कंडीशन में होगा। पहला कंडीशन, उसका रूट नहीं टूटना चाहिए, जो भी नंबर देता है ना उसका रूट नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। रूट यदि टूट गया ना तो परिमेय हो जाएगा, ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा, उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाना चाहिए। किसके फॉर्म में नहीं लिखा जाना चाहिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाना चाहिए, दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या होगा, उसका एक फॉर्मेट होता है जिसका फॉर्मूला नाम होता है सी एक्स वाई एक्स एक्स वाई एक्स 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 वाई डॉट 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 के फॉर्मेट में यदि रहेगा तब जाकर के वो अपरिमेय होगा। बात समझ में आ गया ना। कहता है इनमें से कौन अपरिमेय है। अब एक बात बताओ आप, अंदर रूट 23 कभी इसका रूट टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा ना, तो ये अपरिमेय है। 64 टूट जाएगा, टूट करके हो जाएगा 8, इसलिए ये क्या होगा, परिमेय होगा। अंदर रूट 9 टूट जाएगा, टूट करके हो जाएगा 3, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ठीक है। अब देखो इसका 5 में टूट जाएगा, 1 टूटा हुआ, तो 1 + 5 = हो जाएगा 6, इसलिए ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। तो हमको पूछा था इनमें से कौन अपरिमेय है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है अपरिमेय, क्योंकि इसका रूट कभी भी टूटेगा नहीं। शायद यह भी क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर देखो 4 क्या कर रहा है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार ही क्वेश्चन पूछता है। समझ में आ गया कि नहीं क्या। अभी 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है और यही सब खजाना वाला चैप्टर है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। आप बढ़िया से देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। क्या कहता है, 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। हम एक काम करते हैं, दोनों का जो वो एलसीएम और एचसीएफ आप बढ़िया से समझिएगा। सबसे पहले इसका एलसीएम कितना होता है और एचसीएफ कितना होता है, 2, 10 और 20, यही है ना। क्या है, 2, 10 और 20, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लो। आप आराम से क्या कर दो, उसका अनुपात निकाल दो। तो समझिएगा, यदि इसको हम 2 से लगाते थे एक बार में 5, 2 से लगाए तो 10, फिर 2 से लगाए तो 5। अब देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, आपको लगेगा एगो 2 एगो 2 एगो 2, तीनों में मिल रहा है। तो इसका एचसीएफ जो निकल करके आ गया बउआ, वो आ गया 2, पता चला। एचसीएफ क्या निकल करके आ गया, 2। अब हमको एलसीएम पता करना है, तो एलसीएम को जब भी हम लोग लिखते हैं तो ये तो 2 लिखाएगा ही लिखाएगा ना, इसके बाद बाकी जो भी चीज बच गया ना वो सब लिखा जाएगा। चलिए तो देखते हैं क्या क्या बच गया, देखते चलिए। 2 फिर एक 2 बच गया, फिर एक 5, फिर एक 5, और कुछ बच गया क्या, देख लीजिए। 2 तो पहले सब में मिला था, उसको लिखना ही लिखना है। फिर बाकी बच क्या गया, 5, 2, 5, 5, 2, 5। देखिए यहाँ क्या, 5, 5, 2 यही था ना, 5, 5, 2, 1, 2 पहले से, एकदम क्लियर। सबको गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 पंचे 20 पंचे कितना हो गया बुआ, 100 हो गया। एलसीएम हो गया कितना, 100, और एचसीएफ कितना निकल करके आ गया, 2। अब दोनों का अनुपात ज्ञात करना, तो 2/100 कर दीजिए, कटा दीजिए, तो 1/ कितना हो गया, 50। इसको रेशियो में लिखेंगे तो 1:50 लिखाएगा, ठीक है। ऑप्शन में शायद कहीं पे नहीं है, ऑप्शन मिस हो गया होगा, ठीक है। आप याद रखिएगा, इसी प्रकार से आपको एलसीएम निकाल लेना और एचसीएफ निकाल देना और उसका रेशियो को लिख देना। ऑप्शन में रहेगा तो ठीक कर देना, नहीं रहेगा तो ठीक नहीं करना है, क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा। एक बात याद रख लीजिएगा, जब भी कोई अचर संख्या दे दे, जब भी कोई चर संख्या दे दे और उसका एलसीएम पूछ दे, तो आप हमेशा उस दोनों संख्या का गुणनफल कह देना। जैसे आपको कह दे कोई भी ए और बी का एलसीएम क्या होगा, आपको आसानी से कह देना है ए बी होगा। एक्स और वाई का एलसीएम क्या होगा, तो आपको आसानी से कह देना है एक्स वाई होगा। जेड और पी, पी जेड का क्या होगा, जो भी नंबर केगा उसका गुणनफल कह देना है। तो आपको पूछ रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो उसका गुणनफल क्या होगा, यानी कि एलसीएम क्या होगा। तो आपको कहना है ए बी का गुणनफल होगा, यानी ए बी का गुणनफल सी नंबर में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। शायद आपको यह भी क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा, बेहद खुशी मिलता है आपको जब आप सीखते हैं।
अब इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब देखो एक होता है शांत और एक होता है अशांत। अब देखो शांत मतलब क्या होता है, एक शांत और एक अशांत। समझिएगा दोनों का कंडीशन क्या है। शांत कोई तब होगा जब उसका हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप का होगा, या केवल 2 होगा, या केवल 5 होगा, या 2 और 5 दोनों होगा, तब वो शांत कहलाएगा। लेकिन अशांत तब कहलाएगा जब 2 5 के अलावा कुछ और आ जाएगा, 2 5 के अलावा कुछ और आ जाएगा, 2 के साथ कुछ और आ जाएगा। तो अब समझिएगा, पहला ऑप्शन में है 23/50। हमको यदि कटेगा तो कटा देंगे, 23/50 कटने का कोई चांस नहीं है। 50 का यदि हम फैक्टर निकालते बउआ तो 2 से 25 और 5 से 5। अब आप कहोगे सर ये जो है ना 2 5 5, हम क्या बोले, यदि 2 और 5 रहेगा तो ये शांत होगा। बोल बउआ ये शांत होगा कि नहीं होगा, क्योंकि केवल और केवल 2 और 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आ जाओ 625 को, 13/625, ही कटेगा तो नहीं, हम लोग को पता है नहीं कटेगा, कटता तो कटा देते, ठीक है। 625 को यदि हम तोड़ते हैं ना बउआ तो 5 से तोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, फिर 5 से तोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और फिर यदि तोड़ देंगे तो 5, केवल 5 आ गया ना, इसलिए ई भी बउआ क्या होगा, शांत होगा। क्योंकि हम एक कंडीशन आपसे पास करवाए हैं, यदि 2 होगा केवल तब भी शांत, यदि 5 होगा तब भी शांत, 2 और 5 होगा तब भी शांत, इसके अलावा कुछ भी होगा तब अशांत। तो ये दोनों तो शांत हो गया, लेकिन हमको पूछा निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। हमको अशांत ढूंढना। 2 ठो और ऑप्शन है हम लोगों के पास। ऑप्शन है 39/243। क्या लगता है अभी कटेगा, नहीं कटेगा ना, इसको तोड़ो यहाँ, 243, 81 बार में 3 से 27, 3 से 9 और 3 से 3। तो अब बताओ खाली और खाली 3 आया है तो शांत तो कभी नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 का कहीं पे दरस भी नहीं है, तो ई एक क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब यदि आपको बड़ा बेहद अति चाहते हो इसको भी चेक कर लो, लेकिन ये भी क्या होगा, शांति होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हमको पूछ रहा था इनमें से कौन किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो हम लोग के पास आंसर निकल के आया, सी नंबर जो है अशांत दशमलव प्रसार होगा। एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समझ में आया। अब हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के मूलों के गुणनफल, योगफल तथा गुणनफल क्रमशः इतना तथा इतना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। अब देखो बुआ एक बात, मूलों का योगफल कहते हैं अल्फा प्लस बीटा को, अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं योगफल। किसका योगफल बउआ, तो मूलों का योगफल। फिर से समझिएगा, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है, तो उनका बहुपद ज्ञात करें। तो मूलों का जो योगफल होता है ना वो होता है अल्फा प्लस बीटा, इसको योगफल कहते हैं, और इसका गुणनफल जो होता है ना वो होता है अल्फा इंटू बीटा, इसको गुणनफल कहते हैं। ठीक है, जब हमको ये चीज दे दिया जाता है ना बउआ, तब एक फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझिएगा, ये द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप बताओ एक्स स्क्वायर, हाँ देखो एक मिनट, यहाँ पे एक अचर पद होता है के, जिसको ए बी सी के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। आप उसको डिटेल वाला में देख लो ना, भी हमको एमसीक्यू क्लियर करना है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर है बउआ माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह देखो क्या, अल्फा प्लस बीटा योग को कहेंगे तो योग में है 2, यहाँ बउआ क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, देखो वो अल्फा इंटू बीटा में क्या आ जाएगा -15। अब यदि इसको हम अच्छा से स्टैंडर्ड में लिखेंगे ना तो देखो क्या लिखाएगा, समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा मेहनत, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस -15। अब बताओ ऐसा द्विघात बहुपद कहाँ पे ऑप्शन में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब आप समझ गए होंगे, जब भी आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल देगा ना, आप फट से हमको लगता है द्विघात बहुपद निकाल, बस ये फॉर्मूला याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। और आपको पता होना चाहिए
अल्फा प्लस बीटा को मूलों का योगफल कहते हैं और अल्फा इंटू बीटा को मूलों का गुणनफल कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा योगफल, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल। क्लियर हो गया होगा। चले अब आगे चलते, अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देना। आखिर क्वेश्चन नंबर 8 कह क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निर्देशांक इतना का भुज है। अब सबसे पहले निर्देशांक समझिए। एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलकर के निर्देशांक का निर्माण करता है। होता क्या निर्देशांक समझिए। ये जो बहुआ हो गया ना, ये जो खड़ा है ना, इसको वाई अक्ष कहते हैं। उठल उठल वाई अक्ष, सुतल सुतल एक्स अक्ष। याद हुआ? सुतल सुतल एक्स अक्ष और उठल उठल वाई अक्ष। ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष मिल करके, है ना, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिल करके बहुआ निर्देशांक का निर्माण करता। और निर्देशांक कहता है हम पहले एक्स को रखेंगे बाद में वाई को रखेंगे। बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। और एक्स अक्ष का नाम होता है भुज और वाई अक्ष का नाम होता है कोटि। एक्स अक्ष का नाम होता है भुज, वाई अक्ष का नाम होता है कोटि। बात समझ में आया? अब आपको कह रहा है बताइए, एक्स अक्ष मतलब भुज हो गया और वाई अक्ष मतलब कोटि हो गया, और निर्देशांक कहता है पहले एक्स अक्ष बाद में वाई अक्ष। और एक्स का नाम होता है भुज और वाई का नाम होता है कोटि। अब देखो बउआ यहाँ क्या कह रहा है, निर्देशांक इतना का भुज है। तो आपको हम पहले बताए ना, जो पहले है वो भुज और जो बाद में है वो कोटि। तो इतना में भुज क्या होगा? आप फट से कह दोगे सर -3 जो है ना भुज। समझ में आ गया कि नहीं गया? जरा सा भी दिक्कत हुआ? इतना अच्छा समझा दिया आपको, समझा दिया, मजा आया होगा आपको, बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बुआ, इतना इंपॉर्टेंट है ना, एग्जामिनर मजबूर है, उसका कन्या उसको मार करके फेंक देगा यदि क्वेश्चन वो नहीं देगा। लिख लो जाकर के, स्टाम्प पे हम सिग्नेचर कर देते क्वेश्चन पूछ बैठो कर। इतना कॉन्फिडेंस है रे बउआ, इसलिए 1 नंबर पॉकेट में देने जा रहे हैं। बढ़िया से देखना है ना। कहता क्या है, बिंदु 1 2 किस चतुर्थांश में? सबसे पहले चतुर्थांश को समझते तब ना समझेंगे कहाँ पे है नहीं है। देखो बुआ, वाई अक्ष ई एक्स अक्ष, जब ये दोनों एक बिंदु पे कटता है तो उसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? और याद रखना, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ क्लियर कर लो, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, और जिस बिंदु पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक है। अब देखो, पहला चतुर्थांश हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा चतुर्थांश हो गया। अब समझिएगा, इस चतुर्थांश का एक और नाम होता है जिसको हम लोग पाद कहते हैं। यदि इसी को अंग्रेजी में समझना चाहते हैं तो उसको क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। यदि इसको हिंदी में जानना चाहते हैं, ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखो, बहुत बच्चा इधर से लिख देगा, गलत हो जाएगा। इधर से ही लिखना है इसको, ये भी दिमाग में बैठल, और यहीं से भी स्टार्ट करना है, ये भी बात याद रखो। बहुत का मन में होगा सर इधर से करते हैं, अरे अंधरा नहीं करना है, इसको इधरे से करो जैसे आप बता दिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। हिंदी में कहे प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। क्लियर? अब एक बात देखो बउआ, ई होता है 0, समझ में आया? ई क्या होता है? एक मिनट, आपका हाँ, अब देखिएगा यहाँ पे, ये हो गया 0 और ई हम लोग का एक्स अक्ष है, और इधर जो होता है उसको एक्स डैश कहते हैं। ई वाई, ई हो गया वाई और ई हो जाता है वाई डैश। ठीक है, क्योंकि माइनस जिधर लगता है वो डैश हो जाता है। तो ई निगेटिव होगा, ई निगेटिव होगा, ई पॉजिटिव और ई पॉजिटिव। ठीक है, तो हम अभी आपको बताए थे निर्देशांक को जब भी लिखेंगे, निर्देशांक को जब भी लिखेंगे तो पहले एक्स अक्ष फिर वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष में क्या है? प्लस, और वाई अक्ष में क्या है? प्लस। तो प्रथम चतुर्थांश जो होता है बउआ, वो होता है प्लस प्लस। समझ में आया? पहले एक्स अक्ष बाद में वाई अक्ष, तो क्या हो गया? प्लस प्लस। क्लियर? अब देखो, द्वितीय चतुर्थांश को जब लिखेंगे तब क्या करेंगे? द्वितीय चतुर्थांश में पहले एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष ही हो गया और वाई अक्ष ही हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? माइनस और प्लस। ठीक है, पहले माइनस फिर प्लस, क्योंकि एक्स अक्ष को पहले लिखना है। अब देखो, तृतीय में पहले एक्स अक्ष फिर वाई अक्ष, तो माइनस और फिर इधर क्या हो जाएगा? प्लस। समझ में आया कि नहीं आया? चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा? पहले प्लस फिर जाकर के माइनस, पहले प्लस
फिर जा करके माइनस। तो पहला में प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, याद हो गया ना। पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। अब आपको कह रहा है बिंदु इतना किस चतुर्थांश में स्थित है, आप खुद जवाब दो। ई भी प्लस में है, ई भी प्लस में है, तो प्लस प्लस किस चतुर्थांश में होता है। आप आंख बंद करके आप कह दोगे सर प्रथम चतुर्थांश में होता है या नहीं होता है। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, जरूर इसको मतलब जितना दूर तक आप भेज सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसमें है जीरो। क्या जीरो कभी परिमेय संख्या हो सकता है। हाँ हो सकता है, जीरो एक परिमेय संख्या है। अब ऑप्शन बी में देखते हैं, क्या बताओ √2 कभी परिमेय होगा। नहीं होगा। आप आसानी से कहोगे सर √2 कभी परिमेय हो ही नहीं सकता है। और पाई कभी भी परिमेय नहीं होगा, पाई का मान परिमेय होता है। इसलिए बी नंबर में है, इनमें से कौन नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखना जीरो जो होगा वो परिमेय होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए नंबर। जीरो क्या हो गया बउआ, परिमेय संख्या। √2 एक अपरिमेय होगा, पाई अपरिमेय होगा, पाई का मान परिमेय होता है। ठीक है, चलते अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा पता चला, निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, परिमेय नहीं है मतलब अपरिमेय। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस है, निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि अपरिमेय नहीं है मतलब कि परिमेय होगा। अरे अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगा ना। तो अपरिमेय √2 तो आपको पता चल गया होगा कि अपरिमेय ही होगा। ये क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। अंदर √23 ये तो अपरिमेय ही होगा क्योंकि इसका रूट नहीं टूटेगा। देखो वो CX XY के फॉर्मेट में, इसलिए ये भी अपरिमेय ही होगा। केवल अंदर √225 जो है ये परिमेय होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। शायद आपको पता चल गया, परिमेय और परिमेय तो आपको आसानी से पहचानने के लिए आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 बहुआ इतना बढ़िया क्वेश्चन है, पता है हर वर्ष यही क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुपद का जब भी बात आता है यही क्वेश्चन पूछा जाता है। हम भीग गए इस क्वेश्चन से, इसलिए हम सोचे आपको भी भिगा दे। समझ में आया कि नहीं, इसलिए हम आपको भिगाने के लिए आए। क्वेश्चन नंबर कहता है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। इसमें आपको सेलेक्ट करना है कौन बहुपद नहीं है। आखिर की तब इसका कहना कि 3 ठो बहुपद होगा, एक एक को बहुपद नहीं होगा, है ना। इनमें से कौन बहुपद नहीं है, तो कौन नहीं है सबसे पहले चुनो जो कौन बहुपद है। अब देखो यहाँ पे याद रखना बहुपद का पहचान के लिए सबसे बढ़िया आइडिया बताते हैं, चर राशि का घात हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। बस अचर से हमको मतलब नहीं है, चर राशि का घात हमेशा 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 पॉजिटिव। चर कहते किसको है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी इस सबको चर कहते हैं। अब देखो बुआ को एक्स का घात क्या पॉजिटिव है, एक्स का घात क्या है पॉजिटिव, बहुपद है ना। अब देखो x का घात क्या है पॉजिटिव है, x का घात क्या है पॉजिटिव है, x का घात क्या है पॉजिटिव है, बहुपद। तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद। हमको खोजने का इनमें कौन बहुपद नहीं है। अब देखो बुआ यहाँ पे देखो घात घात पॉजिटिव है बहुपद है। अब यहाँ पे देखो इसको जब उल्टेंगे ना 1/x को जब उल्टेंगे ऊपर जाएगा तो x का घात माइनस, इसलिए ई जो है बहुपद नहीं है, इसलिए आंसर इसका क्या हो गया। यानी कि चर राशि का घात जब भी पॉजिटिव होगा तो वो बहुपद होगा, और जैसे निगेटिव हो जाएगा वो बहुपद नहीं होगा। शायद क्लियर हो गया होगा। अब चलते हम लोग अगला क्वेश्चन। कहता है द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करें। देखो शून्य ज्ञात करने के लिए बस उसका थोड़ा सा फैक्टर करना पड़ता है। एक चीज याद करिएगा, फर्स्ट और लास्ट को गुना कर दीजिए तो 6x² हो गया ना, बीच में क्या बचा -5 है। अब इस बीच वाला को ऐसे करके तोड़ना है जो गुना करने पर इतना आ जाए, जोड़ने घटाने पर इतना आ जाए, गुना करने पर इतना, जोड़ने घटाने पर इतना। है क्या बउआ, x² - 5x को तोड़ो। ठीक है, तो देखो 2x और -3x। अब देखो ये दोनों को जोड़ो, 2 3 5x हो गया ना माइनस में, और 2 3 6x हो गया ना, बस प्लस में कितना बउआ 6 कर दिए। अभी दोनों में कॉमन ले लो, क्या मिल रहा है, ये दोनों में तो x मिल रहा होगा आपको, x ले लीजिए, बचा क्या x - 2,
यहाँ पे क्या ले लेंगे, -3 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 3 - 2। देखो बीच वाला सेम आ गया ना, हम लोग का फैक्टर सही है, समझ में आया कि नहीं आया। अब बाहर वाला को ले लो आराम से, x - 3 x - 2, क्लियर हो गया। अब इसी को देखो उधर यदि लेकर के जाएंगे तो माइनस है तो उधर किस में चल जाएगा, प्लस में, इधर माइनस में है तो उधर किस में चल जाएगा, प्लस में। यानी कि 3 और 2 आप खोज लो ऑप्शन में, ए में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, अब सी और डी में देख लेते हैं। 3 और 2 निकला था, यहाँ पे 2 और 3 है, कोई बड़ा बात नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आप शून्यक भी निकालने के लिए समझ गए होंगे। अब हम लोग जिसको जीरोज कहा जाता है, अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, जीरोज, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अब यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछता है, एग्जामिनर तो मजबूर है, पता है आपको, पता है 10th और 12th में वही क्वेश्चन पूछता है जो करीब 5 साल पहले पूछा है। इसलिए यदि आप 10th और 12th में पढ़ते हो तो जरा सा भी मत घबराओ, समझ में आ गया कि नहीं गया, क्योंकि प्रीवियस ईयर पढ़ने के बाद 70 से 80% आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, 20% नया एडिशन का लाता, हर बार चेंज किया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं गया। टॉपर बनना है, सब कुछ पढ़ना है, पास करना है तो इधर उधर का चीज पढ़ देना है ना। चलिए, समीकरण युग्म इतना तथा इतना के हल होंगे। अब इसका हल अद्वितीय होगा, अनगिनत होगा, कि कोई हल नहीं होगा कि इनमें से क्या नहीं। अब इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले समझिएगा, हम 3 प्रकार का आपको बात बताते हैं। देखिए, इस रेखा को समझ लीजिएगा, बस आपका खेला हो जाएगा। इस रेखा को आपको समझना, देखिए ये जो रेखा हुआ, ये दोनों रेखा आपस को काट रहा है, ये दोनों रेखा कहीं भी कट नहीं रहा है, और ये रेखा पे रेखा है, तो समझ लीजिएगा जब भी एक रेखा कटेगा, जब भी एक रेखा दूसरे रेखा को काटेगा, तो इसको हम लोग प्रतिच्छेदी कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी कहेंगे। जब भी एक रेखा दूसरे रेखा को काटेगा उसको प्रतिच्छेदी कहेंगे। और जब भी प्रतिच्छेदी होगा, बताओ कै बिंदु पे काट रहा है, एक बिंदु पे, इसलिए इसका एगो हल होगा, जिसको हम लोग अद्वितीय हल भी कहते हैं। एक हल होगा और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं। पता चल गया होगा, अद्वितीय हल भी कहते हैं, और इसका एक हल होगा। बात क्लियर हो गया। तीसरा बात क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा और अद्वितीय होगा, और जिसका हल होगा वो संगत होगा, जिसका हल होगा वो संगत होगा। ये भी बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो 3 बात आपको समझना है। पहले जो 2 रेखा काटता है तो प्रतिच्छेदी होता है, और एक द्वितीय हल, एक अद्वितीय हल होता है, और संगत होता है। और इसका जो कंडीशन बनता है ना, वो बनता है A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। इस फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। क्या होता है, A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है, पैरेलल। इसको हम लोग समांतर कहेंगे। क्या कहेंगे बउआ, समांतर कहेंगे। जो समांतर होता है कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, कहीं कोई भी बिंदु पे जुट नहीं रहा है, इसलिए इसका कोई भी हल नहीं होता। इसका क्या होता है, कोई भी नो सॉल्यूशन जिसको आप कहते हैं, कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है, कोई भी हल नहीं है। और जिसका हल ही नहीं होता उसको असंगत कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। तो 3 कंडीशन इसका भी हो गया। हाँ, समांतर, कोई हल नहीं, और असंगत। इसके लिए जो फॉर्मेट बनता है वह फॉर्मेट होता है A1/A2 नोट इज इक्वल टू B1/B2 नोट इज इक्वल टू C1/C2। यही इसका फॉर्मेट बनता है, ठीक है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नोट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, C1/C2। अब जो आ गया इसको हम लोग कहते हैं समपाती रेखा। क्या कहते हैं इसको, समपाती रेखा। समपाती में क्या होता है, ये रेखा एक रेखा को काटते रहता है बार बार, बहुत सारा बिंदु पे टच करता है, इसलिए इसका हल अनेक होता है। क्या होता है इसका हल, अनेक हल होता है, एक हल नहीं होता, बहुत सारा हल होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, संगत कहते हैं। जिसका भी हल होगा उसको संगत कहेंगे। और इसका फॉर्मेट बनता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। शायद आपको समझ में आ गया होगा। क्या फॉर्मेट बनता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। अब हमको इस इक्वेशन में यह देखना है, इस तीनों इक्वेशन में से किसको ही फॉलो कर रहा है। तो आप देखोगे तो जैसे देखो यहाँ पे नहीं पूछा था कितना है 1, तो कितना हो गया 1, और इसका x में देखो क्या है -3 बटे में क्या है -3 इक्वल टू इसका इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 1। अब बताओ क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है ना, तो ये कट जाएंगे ना,
ये जब नहीं है बराबर, दोनों बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं होंगे तो तीन कंडीशन होगा, या तो प्रतिच्छेदी होगा, या तो एक हल होगा, या तो संगत होगा। तो देखो आपके पास ऑप्शन क्या है, अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं। आप क्या सेलेक्ट करोगे? इसका अद्वितीय हल हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? आसानी से हमको लगता है इसका जितना भी अभी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा आप सब बना दोगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हल की संख्या कितना होगा? तो आप अभी तुरंत हम जस्ट आपको बताया, जब भी प्रतिच्छेदी होगा उसका एक हल होगा, समांतर होगा कोई हल नहीं होगा, संपाती होगा अनेक हल होगा। यदि प्रतिच्छेदी है उसका केवल और केवल एक हल होगा। यदि प्रतिच्छेदी है तो केवल और केवल एक हल होगा, समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, संपाती होगा अनेक हल होगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हैं तो उनके आलेख होंगे। यदि हल अनंत हैं, अभी आपको तुरंत बताया है, जिसका अनंत हल है उसका तीन कंडीशन, एक तो अनंत हल होंगे, संपाती होंगे और क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो सबसे पहले आप देखो, समांतर तो होगा ही नहीं, प्रतिच्छेदी तो होगा ही नहीं, तो होगा क्या होगा, संपाती होगा। आराम से समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं, जिस क्वेश्चन का नाम है 17। देखो, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? विरोधी को हम लोग प्रतिच्छेदी कहते हैं, अंग्रेजी जानना चाहते हैं तो इंटरसेक्टिंग होता है, ठीक है। विरोधी समीकरण के कितने हल होंगे, अभी आपको जस्ट में हम बताए हैं। तो विरोधी समीकरण के युग्म जब भी आपको पूछेगा तो उसका केवल और केवल एक हल होता है। कितना हल होता है? एक हल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं? अब इसमें से आपको चूज करना है, इसमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं। तो द्विघात का मतलब होता है जिसका पावर चर का कितना होना चाहिए, मैक्सिमम घात होना चाहिए। तो इसका तो दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन क्या पूछा, कौन द्विघात समीकरण नहीं, मतलब बाकी तो द्विघात समीकरण होगा। तो बताओ, ये है, ये तो द्विघात समीकरण है। चलो अब यहाँ पे देखो ये भी है, अब हमको इस दोनों में खाली चुनना है कौन द्विघात है और कौन नहीं है। यदि हम इसको यहाँ से गुना कर दें तो एक्स स्क्वायर, अब हमको लगता है यह भी हो जाएगा, इसलिए यह जो है कभी भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। शायद आप समझ गए होंगे। चले अब हम आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 1 5 9 13 17 21 25 डॉट 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 समांतर श्रेणी में तो पदांतर का मान होगा। पदांतर का मतलब होता है डी निकालना आपको। हम एपी में एक चीज बताए थे ए, एक चीज बताए थे एन, और एक चीज बताए थे डी, और बताए थे ए एन एस एन। तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है डी, तो डी बराबर एक फॉर्मूला होता है, बउआ याद रखना, A2 माइनस A1 क्या होता है। फिर यदि हमको D2 निकालना है, क्या हो गया, रुको नहीं रुको, रहने दो। D2 निकालना है यदि, तो इसका फॉर्मूला A3 माइनस A2। इसका मतलब क्या होता है, दूसरा में से पहला, तीसरा में से दूसरा, चौथा में से तीसरा, पांचवा में से चौथा, इस प्रकार से निकालना। और सब जो है पदांतर, मतलब सब पद का यदि अंतर समान आ गया तो हम लोग का एपी होता है, और यदि नहीं आता है तो वह एपी नहीं होता है। यहाँ पहले कह दिया एपी है, हमको चेक नहीं करना, बस ए को किसी से निकाल लेना। तो दूसरा में से पहला को घटाओ, यदि 5 में से एक को यदि घटाएंगे तो घट करके आया 4, तो कितना बच गया वो 4। देखो ऑप्शन कहाँ पे है, डी नंबर, यही हो। शायद समझ में आ गया होगा, 19 नंबर भी क्लियर किया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट और फास्ट आपके लिए। कहता है एपी इतना का 30वां पद होगा, वह पद होगा, वह पद यदि आपको कह रहा है ना तो आप समझ लीजिएगा सीधा सीधा बात कर रहा है ए एन निकालिए, क्योंकि प्रथम पद को ए कहते हैं, ए दे दिया है हम लोगों को, ये दोनों को घटाएंगे तो डी निकल जाएगा, यानी 7 माइनस 10 कर देंगे तो -3 निकल जाएगा। और 30वां पद, यानी हमको पता है इसमें पदों की संख्या 30 है, तो एन तो पता है ना 30 है। अब निकालना क्या है हम लोग को, 30वां पद यानी कि ए एन। अंतिम पद को ए एन कहते हैं, 30वां पद, 30 गो पद है तो अंतिम पद क्या हो गया, 30। अब ए एन बराबर फॉर्मूला हम लोग को पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी एक और फॉर्मूला बताएंगे आपको, बड़ा शॉर्टकट बता देंगे तुरंत। तो ए कितना है बउआ, जल्दी बताओ ए कितना है। ए में आप कहोगे सर 10 है, एन में कितना है 30 है, माइनस 1, डी कितना है जल्दी बताओ -3 है ना। तो देखो बुआ 10 प्लस ये घटाएंगे कितना हो गया 29, 29 दिया कितना हो जाएगा 29 और 3 9 तिया 27 का 7 87 हो गया। तो कितना हो गया -87। यदि अब देखो इसको यदि घटाओगे ना तो घट करके आ जाएगा -77। देखो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है -77, बी नंबर में। ई हो गया लॉन्ग टर्म। अब इसको एमसीक्यू बनाना है ना, खटाक से बनाना है। क्या कहा 30वां पद यानी कि ए 29 डी यही होगा। तो ए का कितना है 10, अरे ए 30वां को क्या लिखेंगे ए प्लस 29 डी लिखेंगे ना। तो ए प्लस 29 डी लिख दिए, ए का मान है 10, 29 और डी का वैल्यू कितना हुआ -3। तो 10 प्लस 29 गुना 3 कर दो तो कितना हो जाएगा -87, घटा दो तो देखो -77 आ गया। हमको लगता है यही बच्चा वाला सवाल है, तुरंत समझ में आ गया होगा। एक 30वां कहेगा तो ए प्लस 30 डी कर देना, खटाक से बना देना। जो आपको समझ में आ गया वही आपके लिए बेस्ट है। शायद आपको यहाँ तक बेहतर समझ में आया होगा, हम आशा करते। अब एक वो बड़ा बढ़िया से है, बड़ा बढ़िया लाइन लिखा गया आपके लिए, इस लाइन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, कहता है कि किसी को हद से ज्यादा भाव मत दो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें रद्दी के भाव समझे। किसी को आप यदि हद से ज्यादा भाव दे रहे हो सकता है एक दिन आपको रद्दी का भाव समझ लेगा और किसी हर एक माल वाला के पास आपको बेच देगा। इसलिए भाव भी किसी को इतना ही दो जितना के लायक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस बात को आप जीवन भर याद रखिएगा। और हमको यही चीज बड़ा खलता है जब लोग 2 रुपया के होते हैं, नहीं कहता 2 कौड़ी के लोग है भाव खा रहे हैं 5 रुपया का, तभी दर्द होता है बहुत ज्यादा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।